तो चलिए अब हम लोग स्लेव डायनेस्टी को शुरू करते हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट मोहम्मद गौरी he defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle of Tarin 1192 and after defeating he established the Muslim rule in India। ठीक है, अब जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आ गया और यहाँ सेटल हो गया तो उसने क्या किया कि उसका एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का ये स्लेव था और मोहम्मद गौरी ने इसको जो है गवर्नर बना दिया था ऑफ द प्रोविंसेस जो गौरी ने जीते थे। तो ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस जो मोहम्मद गौरी ने जीते थे। फाइन, बट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक उसने सारे कनेक्शन सब कुछ गौरी डायनेस्टी से खत्म कर दिया, गौरी किंगडम से खत्म कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड देन ही एस्टैब्लिशेस द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। फाइन, एंड व्हेन ही एस्टैब्लिशेस द स्लेव डायनेस्टी पहला चीज जो उसने किया ही मेड द हेडक्वार्टर्स द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एट इंद्रप्रस्थ न्यू दिल्ली में जो है वहां पर इसने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बना दिया। क्लियर? So the important thing is कि Qutbuddin Aibak after the death of Gauri declares himself independent and when he declares independent he disconnects himself from the Gauri kingdom and declares himself the ruler of the slave dynasty. Fine. When he comes to the throne, first important thing was that he assumes the title of Sultan। ठीक है, सुल्तान का टाइटल इसने ले लिया एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज ही मेड लाहौर हिज कैपिटल। फाइन, बट कुतुबुद्दीन ऐबक इसका रूल जो है ज्यादा नहीं चलता है। ही रूल्स फ्रॉम 1206 टू 1210 4 years। लेकिन इन 4 साल में उसने जो अपनी इमेज बनाई थी वो बहुत ही ऐसी बनाई थी कि वो उसको लोग समझते थे कि ही वॉज वेरी जेनरस and he was really very generous in this sense. That is why people called him Lakh Baksh or giver of lakhs। Very important। Clear? उसका कुछ टेस्ट लिटरेचर की तरफ भी था and that is why he patronized two important poets। First, Fakhruddin। He wrote a book, Tariq-e-Mubarak Shahi। And second, he patronized Hasan Nizami। इन्होंने किताब लिखी थी एक ताजुल मसीर। क्लियर? इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी कराए थे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, कुतुब मीनार के बारे में सबको पता है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार after the name and he named it after the very famous Sufi saint Qutbuddin Bakhtiyar Kaki। Clear? तो कुतुब मीनार ये हमको पता ही है and this was after Qutbuddin Bakhtiyar Kaki। if you go to Delhi you have this, इसकी आप जाके मज़ार पे जा सकते हो दिल्ली में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। Second, he constructed what? A mosque, कुवैतुल इस्लाम, ये भी दिल्ली में है। एंड थर्ड, he built 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टेन्योर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। First of all, his military headquarters at Indraprasth. He assumes the title of Sultan.
makes Lahore his capital. Please remember Lahore and not Delhi. Although he was ruling in Delhi, but he kept Lahore his capital. Then he was called as Lakh Baksh, giver of lakhs, because he was a very generous person. He patronized Hasan Nizami, who wrote a book Tajul Masir, and Fakhruddin, who wrote a book Tarikh-e-Mubarak Shahi. For some construction works, ये तीन उसके कुछ कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. कुतुब मीनार एक्चुअली इट वाज कंप्लीटेड बाय लेटर ऑन इल्तुतमिश. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. हम नेक्स्ट स्लाइड से आगे बढ़ते हैं. तो चलिए हम आगे देखते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आदमी थ्रोन पे बैठता है उसका नाम है इल्तुतमिश. इल्तुतमिश. अब इल्तुतमिश जो है ये सन इन लॉ है, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, अब जब इल्तुतमिश जो है ये थ्रोन पे बैठता है तो पहला काम जो ये करता है वो ये कि इसने जो कैपिटल थी अभी तक लाहौर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी उसको शिफ्ट कर देता है ये दिल्ली. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये कि इल्तुतमिश जो है ये इलबारी डायनेस्टी को बिलोंग करता है. इलबारी डायनेस्टी. बिकॉज इलबारी डायनेस्टी क्यों? क्योंकि ये इलबारी ट्राइब का रहने वाला था, इसलिए इसकी डायनेस्टी को इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं. और इसका जो टेन्योर है वो 1211 से लेकर 1236 तक चलता है. क्लियर. अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि जब इल्तुतमिश आया तो उसकी जो मंगोल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मंगोल पॉलिसी प्लीज, क्या थी मंगोल पॉलिसी? मंगोलियन था एक चंगेज खान. चंगेज खान. नो दिस चंगेज खान ये अपने एक दुश्मन एनिमी ख्वारिज्म खान, ख्वारिज्म, इसका पीछा कर रहा था. ठीक है, और ख्वारिज्म खान भागते भागते ये पहुंचा इंडिया. और जब इंडिया आया तो इसने हेल्प मांगी इल्तुतमिश से. एंड इल्तुतमिश रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू ख्वारिज्म खान. एंड दिस इज हाउ इल्तुतमिश सेव्स इंडिया फ्रॉम द रॉथ ऑफ चंगेज खान. क्लियर. आगे बढ़े. अब देखिए, जब इल्तुतमिश है तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए. इंपॉर्टेंट स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज सी. फर्स्ट, ए, लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक इसको भी पोइट्स एंड और लिटरेचर का शौक था, तो ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड अ फ्यू स्कॉलर्स एंड पोइट्स. जैसे नंबर 1 मिनाजुस सिराज, वेरी इंपॉर्टेंट. मिनाजुस सिराज कई बार पूछा भी गया है ये. ही रोट अ बुक तबाकत ए नासरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अदर्स लाइक ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, ऑल दीज पीपल वर ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड. बट ये मिनाजुस सिराज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क. क्लियर. फर्स्ट स्टेप, पैट्रोनाइजेशन टू सच पीपल. नंबर 2, ही इंट्रोड्यूस दी कॉइनेज सिस्टम इन इंडिया. कॉइनेज, और वो भी अरबिक कॉइनेज सिस्टम. भाई अरेबियन था ना, तो अरबिक कॉइनेज सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया. और इसमें ही इंट्रोड्यूस्ड दी सिल्वर टंका. दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द मॉडर्न रुपी. आज भी मॉडर्न रुपी इस बेसिस पे होता है. एंड देन ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स, जिसको हम लोग जित्तल भी बोलते थे. क्लियर. सी, he introduced इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम इन्होंने क्या किया था कि अपना जो भी प्रोविंस था, जो भी रीजन था, उनको छोटे छोटे इक्ताज में बांट दिया था. इक्ता स्मॉल रीजन्स, और उसमें इक्तेदार को अपॉइंट कर दिया था. और वो इक्तेदार जो होता था वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था. तो इक्ता सिस्टम वाज लाइक अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. किस तरीके से लैंड रेवेन्यू वसूला जाएगा, इक्ता सिस्टम. ठीक है. इक्तेदार अपॉइंट होते थे और वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम.
D. Very important now. He made a new class of people. New class. And that new class was called चहलगानी. ठीक है, इसको हम लोग चालीसा भी कहते थे. एक्चुअली चालीसा से क्यों? क्योंकि दिस चहलगानी इट वॉज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल एंड दीज पीपल वे बेसिकली द टर्किश नोबिलिटीज. फाइन. तो ये बेसिकली मिलिट्री के लिए था. ये लोग जो थे 40 पीपल टर्किश नोबिलिटीज, ये लोग मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए बनाए गए थे. दिस न्यू क्लास चहलगानी और चालीसा. These were few important steps that इल्तुतमिश took and the construction activity में आपको पता है कि कुतुब मीनार को इसने कंप्लीट करवाया था. क्लियर हुआ इल्तुतमिश की कहानी. अब क्या होता है कि इल्तुतमिश मरने से पहले ही नॉमिनेट्स हर डॉटर, हिज डॉटर, अपनी डॉटर को नॉमिनेट करता है और डॉटर का नाम है रजिया बेगम. He nominates Razia Begum to become the successor, to sit on the throne of slave dynasty after his death. लेकिन जो नोबल्स होते हैं वो रजिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो रुकनुद्दीन को थ्रोन पे बैठा लेते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश. ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ के बाद रुकनुद्दीन जो है वो थ्रोन पे बैठ जाता है. ही बिकम्स द रूलर. बट रुकनुद्दीन वॉज नॉट वेरी फेमस और बहुत ज़्यादा अच्छा रूलर भी नहीं था. रजिया वॉज एबल टू ओवरकम रुकनुद्दीन एनी हाउ. ठीक है, इसको किसी तरह से उसने थ्रोन से हटा दिया. अब जब रजिया बेगम, नाउ शी वॉज वेरी मच फेमस अमंग द पीपल बट शी वॉज नॉट फेमस अमंग द नोबिलिटीज. नॉट फेमस अमंग द नोबिलिटीज. नाउ वाई सो? ये नोबिलिटीज में फेमस क्यों नहीं थी? नॉट फेमस. वाई? नाउ बिकॉज रजिया बेगम शी मैरिड अ स्लेव. She married a slave, उसका नाम था याकूत. She married the slave Yakut, and because of this the nobilities were very much angry, and importantly the governors of Multan and Lahore, मुल्तान एंड लाहौर, यहाँ दोनों के गवर्नर ने तो एक तरीके से ओपन रिवोल्ट कर दिया था, ओपनली रिवोल्ट. ठीक है, सो अ वेरी बिग क्लैश टुक प्लेस एट भटिंडा. ठीक है, भटिंडा भी एक बहुत बड़ा क्लैश होता है. भटिंडा का गवर्नर जो है, भटिंडा वहां का गवर्नर था अल्तुनिया. ये पूरी तरह से इसको अपोज करता है. ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सुजरानिटी ऑफ रजिया बेगम. सो रजिया बेगम अलॉन्ग विद याकूट दे मार्च टुवर्ड्स अल्तुनिया, भटिंडा. और वहां पर एक क्लैश होता है जिसमें अल्तुनिया ही मर्डर्स याकूत एंड इम्प्रिजन्स रजिया. मर्डर हो गया याकूत का, चैप्टर ऑफ याकूत इज ओवर, और रजिया को जेल में डाल दिया. एंड लेटर ऑन रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड देन दे बोथ टुगेदर मूव टुवर्ड्स दिल्ली. क्लियर? रजिया बेगम के बाद कुछ बहुत ही वीक रूलर्स, 2-3 वीक रूलर्स आते हैं जो कि इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं. ठीक है, बट देन उसके बाद लाइक मसूद शाह, बहराम शाह, ठीक है, ऑल दिस वेरी 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 वीक रूलर्स. लेकिन उसके बाद मसूद शाह के बाद एक रूलर आता है और उसका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद. नसीरुद्दीन. नाउ नसीरुद्दीन बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने जो एक टाइटल अर्न कर लिया था, टाइटल वाज दरवेसी किंग, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी जनरस. तो इसको भी जो टाइटल मिला दरवेसी किंग, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो यहां तक की कहानी जो थी इल्तुतमिश, रजिया बेगम की, और उसके बाद 2-3 रूलर्स आते हैं बहुत वीक होते हैं. जो इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर है और बहुत पावरफुल रूलर था, दैट वाज बलबन. तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड से बलबन को कवर करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए नसीरुद्दीन महमूद जो था, मैंने आपको बताया कि उसको जो टाइटल मिला था वो दरवेसी किंग का मिला था. नसीरुद्दीन बिकम्स दी सिट्स ऑन दी थ्रोन इन 1245. ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आता है.
हिज फुल नेम वॉज ग्यासुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन। अब ग्यासुद्दीन बलबन जो था, he was not a very good statesman, I would say that। इल्तुतमिश बहुत अच्छा स्टेट्समैन था और उसने अपने टेन्योर को बहुत अच्छे से चलाया था, बट बलबन ही वॉज नॉट दैट गुड स्टेट्समैन। ये अभी कुछ आपके उसके इंपॉर्टेंट स्टेप से पता चलेगा कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहा था, ठीक है। अब क्या है ग्यासुद्दीन बलबन, नाउ व्हेन ही सिट्स ऑन द थ्रोन, नाउ व्हाट वाज हिज थिंकिंग, ही वाज सेइंग दैट, अकॉर्डिंग टू बलबन ही वाज सेइंग दैट जो किंग है, किंग ही इज द जिल्ले इलाही, दैट इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वो किंग को इतना बड़ा दर्जा देने लगा। अब आप ये समझिए कि उस समय मुस्लिम्स का रूल स्पेशली, जहां पर ऑलमाइटी के आगे किसी को माना नहीं जाता है, जहां अल्लाह के आगे किसी को माना नहीं जाता है, उस वक्त बलबन इज सेइंग दैट किंग इज जिल्ले इलाही, जिसको बोल रहे थे शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। गॉड की शैडो, अपने आप को गॉड की शैडो बोलने लगा था। वो किंग को रिप्रेजेंट कर, किंग को बोलता था कि ही इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। क्लियर। तो इस तरह की चीजें जो है बलबन ने करना शुरू करी। एंड व्हेन ही सिट्स ऑन द थ्रोन, हिज इंपॉर्टेंट स्टेप्स, प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट 4 points simply। First, he introduced the system of, introduced what? Sajda। He introduced Sajda and Pabos। Pabos, Sajda, bending in front, bending your head in front of the king। Pabos, kissing the feet of the king। Are you seeing? So this was done because he wanted to show supremacy over the nobles। ये इंपॉर्टेंट था कि वो नोबल्स को अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता था। नो रिमेंबर नोबल्स, इल्तुतमिश ने एक अलग क्लास बनाया था, चहलगानी, चालीसा, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, और उसमें मिलिट्री 40 नोबल्स थे। तो वो नोबल्स जिनको इल्तुतमिश ने इतनी इज्जत दी थी, इतना अलग क्लास बना दिया था उनके लिए, तो जब बलबन का टेन्योर आया तो बलबन ने he made them do Sajda and Pabos। This was to show the supremacy of the king in front of the nobles। Clear? First point is clear। Second, Balban, he started celebrating the festival of Navroz। Navroz is the Parsi का festival है, and it is the new year of Parsis। This was done basically to show the wealth and power to the people and the nobles। यहां पर भी वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था। क्लियर। सी, ही established a डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको बोलते थे दीवाने अर्ज। दिस वॉज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी उसने जो है बना दिया था। और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज आती है वो है very important, he started appointing बरीद्स। नो, बरीद्स क्या थे? बरीद्स वर नथिंग बट दी स्पाइज। उसने जासूस अपॉइंट किए थे। और ये जासूस क्यों अपॉइंट किए थे? वाई दीज बरीद्स वर अपॉइंटेड? टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स। ठीक है। तो आप लोग ने ये देखा अभी कि जो स्टेप्स इल्तुतमिश ने लिए थे, जो पोजीशन, जो रिस्पेक्ट इल्तुतमिश ने नोबल्स को दी थी। अब नोबल्स कौन? नोबल्स वर नथिंग बट मौलाना, जो दे वेर द ईयर्स एंड आईज ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उनको इतनी इज्जत दी थी, दे वेर द ईयर एंड आईज। लेकिन ग्यासुद्दीन बलबन, ही इज मेकिंग देम डू दीज थिंग्स। सजदा करवा रहा है उनसे। पैबॉस, वेरी बिग थिंग सर, मेकिंग पीपल किस द फीट ऑफ द किंग। दीवाने अर्ज, अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बना दिया टू स्ट्रेंथन द आर्मी, एंड देन अपॉइंटेड बरीद्स। क्लियर। ही ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। आई वुड से दिस वॉज द ओनली गुड थिंग। अब गुड कह लीजिए या फिर आज के टाइम के लिए खराब। बहुत ज्यादा
स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुआ करती थी। रॉबर्स, थीव्स, दे वर मर्सिलेसली बीटन, और इस वजह से रोड्स एंड दी लोकेलिटीज दे वर बिकमिंग सेफ। ठीक है, क्राइम्स नहीं हो रहे थे उस वक्त फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बट अल्टीमेटली ही वॉज नॉट एबल टू ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स को वो अच्छी तरह टैकल नहीं कर पाया, एंड दैट इज वाई इट बिकेम द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ बलबन। ठीक है, उसके बाद बलबन के बाद जो रूलर्स आए वो बहुत वीक थे, लाइक कैकू। अब ये जो है ये बहुत ही वीक रूलर था, और इस समय तक अब जो स्लेव डायनेस्टी की जो कहानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उनके रूलर जो हैं वो वीक हो चुके हैं, और इसका जो फायदा है वो खिलजी डायनेस्टी ने लिया। खिलजी डायनेस्टी टुक द एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम और द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, एंड thus they killed Keku killed, and when they killed they established the Khilji dynasty in India। ठीक है, तो जो रीजन समझ में आ रहे हैं, कॉजेस फॉर द डाउनफॉल, कॉजेस देखिए क्या क्या कॉजेस निकल के आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया वीक रूलर्स, ठीक है, वीक रूलर्स, बाद में वीक रूलर्स आने लगे। Now second important reason was that Balban he was involved with Mongols, और मंगोल से लड़ते वक्त उसका जो यंगेस्ट सन था मोहम्मद वो मर गया, वो मारा गया उस मंगोल्स के क्लैशेस के वक्त। और जो बलबन का एक बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड था तुगलीर, उसने जो है बहुत उसको चीट कर दिया बलबन को। सो बिकॉज ऑफ दीज टू इंसिडेंट्स क्लोज फ्रेंड जो था उसने चीट किया, और यंगेस्ट सन ऑफ बलबन मोहम्मद he was killed. Because of these two incidents Balban was very much disturbed, and because of this he was not able to monitor the activities or look after the affairs of the state। वो अपने एरिया स्टेट के अफेयर्स को नहीं देख पा रहा था। So second reason was disturbance। What type of disturbance? Mental disturbance, because of two reasons। बलबन का यंगेस्ट सन मोहम्मद वो मर गया था, और दूसरा जो उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड था उसने चीट कर दिया था, धोखा दे दिया था। सो ही वॉज मेंटली वेरी मच शॉक्ड बाय दिस इवेंट, एंड दस द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ स्लेव डायनेस्टी। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन वॉज कि जो अभी तक अमीर थे, लाइक और आप कह सकते हो जो ये लोग थे नोबल्स थे, जो अभी तक बहुत ज़्यादा क्लोज थे इल्तुतमिश के टाइम तक, उन्होंने रिवोल्ट करना, वो काफ़ी रिप्रेसिव हो गए थे। अब वो लोग किंग की सुप्रीमेसी को नहीं मान रहे थे या फिर उनको रिवोल्ट करते थे। सो इंटरनल क्लैश ऑल्सो बिकेम अ रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ बलबन एंड द स्लेव डायनेस्टी। इंटरनल क्लैशेस, ठीक है, तो ये तो आपके लिए कॉजेज हो गए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी थरो विद आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सजदा एंड पाबोस, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही होता है, हु इंट्रोड्यूस सजदा एंड पाबोस, हु एस्टैब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज, who started appointing barids to monitor the activities of nobles। So these were the important steps of Balban। और उसके बाद जो important जो रूलर्स आए कैकू, लाइक इस तरह के रूलर्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। सो ये एंटायर जो 13th सेंचुरी की कहानी है, पूरी 13th सेंचुरी राइट फ्रॉम 1206 से लेकर हम आखिरी तक देखते हैं, इट इज़ अ स्टोरी वेयर यू विल सी मेनी अप्स एंड डाउन्स। 100 साल के लगभग इंटरवल के अंदर वी सॉ अप्रॉक्सीमेटली 13 रूलर्स, 13 रूलर्स स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही थे। तो वी सॉ अप्रॉक्सीमेटली 13 रूलर्स। ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का पीरियड था। अब इसके बाद जो है जब कैकू का डेथ हो गया, ही वॉज किल्ड, सो खिलजीज ने इसका फायदा लिया, और फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई, जलालुद्दीन खिलजी। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं।